दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने जा रहा है हमारा, जो हमने 2500 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की थी, ठीक है। और हर दिन हम 50-50 प्रश्न कर रहे हैं। और आज हमारा 5वां दिन है ये। और 50 प्रश्न आज हमारे होंगे और आदिकाल से संबंधित ये हमारा आज का वीडियो अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैं आदिकाल से 250 प्रश्न बनाऊंगा और आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ होगा ये, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने 4 वीडियो देख ली, बना भी ली थी और कुछ लोगों ने देख भी ली होंगी, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके विकल्प थे श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सूर्यकांत शास्त्री, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग विकल्प इसका सही हो जाएगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये ग्रंथ है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव काल है। कथन किसका है? ठीक है, अपभ्रंश की दृष्टि से ये बढ़ाव काल था। ये कथन किसका है? आपके ये विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल शंकरत्यायन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ठीक है। अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगला हमारा ये जो कथन है ये पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला जो ये प्रश्न है हमारा पंक्तियों से संबंधित है और पंक्तियां हैं देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैंसन जपो अब हटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप विकल्प देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। अमीर खुसरो, विद्यापति चंद बरताइया, रोड़ा कवि, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपका ख सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि विद्यापति की ये पंक्तियां, ठीक है। अपभ्रंश जो भाषा थी, ठीक है, उसको अवहट किसने कहा था? विद्यापति ने भी कहा था। तो इन पंक्तियों में वो अवहट दिखता है, ठीक है। देसल बयाना सब जन मीठा तेंस न जपो अवहटा, ठीक है। इसके अर्थ को तो आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा प्रैक्टिस सेट करवाने का मकसद ये है कि आप देख ले सकते हैं किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है ब्रजमाधुरी सार किसकी कृति है, ठीक है। ब्रजमाधुरी सार किसकी कृति है? आपके विकल्प से मिश्र बंधु, योगी हरि, श्याम सुंदर दास और चंद बरदाई। तो ब्रजमातृ सार जो ये कृति है दोस्तों, ये है वियोगी हरि की। आपका विकल्प ख सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद का मूल्यांकन करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कथन किसका? बहुत महत्वपूर्ण कथन दोस्तों, और पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पहले, ठीक है। तो ये आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये 4-5 विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये कथन किसका है, ठीक है। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें ये आता है, ठीक है। और कथन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है जिनी जिनी लोन बिलजई पानी एहि तिमी धरणी दीचित। पंक्तियां किसकी? देखिए दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे लोग नहीं है, ठीक है। जिनी लोग बिलजही पानी एहि तिमी धरणी दीचित, ठीक है। यहाँ पे ल होगा, ठीक, सॉरी न होगा, लोन, ठीक है। तो ये कणहप्पा की पंक्तियां हैं, लुईपा की है, सरप्पा की हैं, सबरप्पा की हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पंक्तियां किसकी हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये पंक्तियां हैं आपकी कणहप्पा की, का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है शिलाओं पर रचित सर्वप्रथम रचनाएं। शिलाओं पर रचित सर्वप्रथम रचनाएं आपके विकल्प थे राउल बेल, संदेश रास, बिसल देवरास और भविष्यत कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यानी कि राउल बेल जो है वो हिंदी की या शिलांकित कृति भी इसको कहते हैं, ठीक है, शिला पर रचित सर्वप्रथम रचना है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों नक्सिक परंपरा की हिंदी की प्रथम रचना है, ठीक है, नक्सिक परंपरा। तो आपकी ये विकल्प थे श्रावकाचार, राउल बेल, पृथ्वीराज रास और संदेश रासक, ठीक है, नक्सिक परंपरा की। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? राउल बेल, ठीक है। और इसमें कितनी नायिकाओं का नक्सिक वर्णन हुआ है? 7 नायिकाओं का। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है
जाही, ठीक है, जाही मन पवन ना सरंचई, रवि शशि नहीं पवेश, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? आपके विकल्प थे सरहपा, शबरप्पा, लुईपा या कणहपा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि सरहपा की पंक्तियां हैं ये दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने जाली ग्रंथ कहा है दोस्तों? आपकी ये विकल्प थे, बच्चन सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहने वाले विद्वान है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी। आपका ख विकल्प से हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न है मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों। तो आपकी ये विकल्प थी अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति या सरहपा। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए? ख विकल्प सही हो जाना चाहिए, यानी कि अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। राहुल शंकराचार्य ने माना है, राम कुमार वर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्रगुप्त, ये चार आपके विकल्प थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यानी कि ख राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी तरह के आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। ये जो अंतिम आज की वीडियो है, ठीक है, ये संपूर्ण आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। और इससे पहले जो 4 वीडियो बनाई हैं, ठीक है, वो जो 4 वीडियो हैं वो क्रमानुसार आपको देखने को मिलेंगी आदिकाल से संबंधित। और आदिकाल का ये संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे आपको इन 5 वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिए हुए हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं चैनल की, ठीक है। और इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से सिद्ध योगिनी नहीं है, ठीक है। निम्न में से सिद्ध योगिनी नहीं है, आपको पता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य में जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें से 4 जो हैं वो सिद्ध योगिनियाँ भी थी, ठीक है। इनके महिला थी वो, ठीक है, महिला सिद्ध थी वो। आपके ये विकल्प थे लक्ष्मीकरा, मैंने 5 विकल्प इसीलिए रखे हैं क्योंकि आपको सबके सब पता चल जाएं, ठीक है। आपके विकल्प थे लक्ष्मीकरा, कनकलापा, ठीक है, कनपलापा, ये सॉरी, अरंगप्पा, ठीक है, मणिभद्र और मेखलापा, ठीक है। तो ये 4 आपके विकल्प है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग विकल्प से हो जाएगा अनंगप्पा, यानी कि अनंगप्पा जो थी ये सिद्ध थे, ना कि सिद्ध योगिनी, ठीक है। तो ये 4 थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है जैन कवियों में रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। आपके विकल्प थे पुष्पदंत, मुनीराम सिंह, ठीक है, सोमप्रभ सूर्य, स्वयंभू। तो किसको माना जाता है रहस्यवादी कवि जैनियों में? आपका विकल्प यहाँ पे ख सही जाएगा, यानी कि मुनीराम सिंह को। और नाथों में, ठीक है, नाथों में रहस्यवादी कवि गोरखनाथ भी हो गए आपके, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है पुष्पतंत्र को भाखा की जड़ किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, पुष्पतंत्र को भाखा की जड़। आपके विकल्प थे गार सदाता सिंह ने कहा, शिव सिंह सेंगर ने कहा, जॉर्ज ग्रेसन या मिश्र बंधु ने कहा। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? ख सही हो जाना चाहिए, यानी कि शिव सिंह सेंगर ने कहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है पधड़िया बंद का प्रवर्तक किसे माना गया है या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये स्वयंभू ने कहा है, ठीक है, स्वयंभू ने माना है पधड़िया बंद का प्रवर्तक है। पधड़िया क्या था? एक छंद था, ठीक है। आपके विकल्प थे पुष्पदंत, स्वयंभू, चतुर्मुख या मुंज। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि चतुर्मुख। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया है? ठीक है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया है? उन्होंने अपनी भाषा को क्या है जो उन्होंने रचना की है, उस भाषा को क्या नाम दिया? ये आपके विकल्प थे अपभ्रंश, प्राकृत, देसी भाषा या फकड़ी भाषा। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि देसी भाषा कहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है संदेश राशक में किस देश की गृहिणी का वर्णन हुआ है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह से भी पूछ जा सकता है कि संदेश राशक में किस राज्य की गृहिणी का वर्णन हुआ है? ठीक है, तो आपके विकल्प थे विक्रमपुर, मगध, पाटलिपुत्र, बोध गया। तो आपको यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? क विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि विक्रमपुर की गृहिणी का यहाँ पे वर्णन हुआ है संदेश राशक में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की कल्पना की है? ठीक है, कल्पना की, ठीक है। तो ये आपके 4 विकल्प है, ठीक है, विश्वदेव रास हो, परमाल रास हो, हमीर रास हो या
विजयपाल रासो। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प है ग से हो जाएगा, यानी कि हमीर रासो। ठीक है, वर्तमान में इसके 3 या 4 छंद मिले थे प्राकृत पैंगलम में। इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की जो वो कल्पना की थी और इसके रचयिता सारंगधर को माना था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है राहुल शंकरत्यायन ने प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का रचयिता किसे माना है। ठीक है, तो आपके विकल्प है जज्जल, बब्बर, लक्ष्मीधर और शारंगधर। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे क विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि जज्जल को माना है। ठीक है, वैसे तो इसके जो सही प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो लक्ष्मीधर हैं। ठीक है, लक्ष्मीधर पंडित भी इनको कहा जाता है। ठीक है, परंतु प्रश्न यहाँ पे बनता है कि राहुल शंकरत्यायन ने किसको माना है। ठीक है, तो जज्जल को माना। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, दोहा कोश में किन सिद्धों के दोहे संकलित है। ठीक है, दोहा कोश ये रचना है प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया था। ठीक है, तो इसमें किन सिद्धों के दोहे संकलित हैं, तो आपके विकल्प थे सरहप्पा, कणहप्पा, तिलोपा। ठीक है, उसके बाद ख विकल्प था सरहप्पा, लुईपा, शबरप्पा, कणहप्पा, शांतिपा, भूसुकुप्पा। ठीक है, सरहप्पा, मणिभद्रया, कनपलापा। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाएगा, क सही जाएगा, यानी कि सरहप्पा, कणहप्पा और तिलोपा के पद यहाँ पे मिलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलते रहेंगे, और जो 2500 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, और आप खुद का मूल्यांकन कर सको उससे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये 4 विकल्प हैं। ठीक है, विकल्प आपने देख लिए, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि गणपति चंद्रगुप्त ने माना था। ठीक है, और शालिभद्र सूरी की जो रचना थी भरतेश्वरी बहुबलरास, उसको हिंदी की पहली रचना माना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, प्रथम स्थान और सबसे ऊंचा माना जाता है, यहाँ पे आपका विकल्प क सही हो जाएगा, यानी कि लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा और प्रथम माना जाता है सिद्धों में। ठीक है, सरहप्पा से भी ऊंचा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्थान की बात नहीं की गई है, प्रथम की बात नहीं की गई है, सर्वश्रेष्ठ विद्वान की बात की गई है। तो आपके विकल्प थे, आपके विकल्प ये रहे सरहप्पा, कणहप्पा, लुईपा और शांतिपा। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही जाएगा, ख विकल्प सही जाएगा, यानी कि कणहप्पा। ठीक है दोस्तों, क्या विकल्प आपका सही जाएगा, ख विकल्प यानी कि कणहप्पा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है भारतेश्वरी बाहुबली रास। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी की पहली रचना मानी गई है, किसके अनुसार, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। तो प्रश्न बन सकता है किसी भी हालत में 105, 205, 305 या 405। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ख से जाएगा, यानी कि 205 छंद हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है चंदन वाला रास किसकी रचना है। ठीक है, चंदन वाला रास किसकी रचना, आपके विकल्प थे जिनदत्त सूरी, आशुगु नेमिनाथ और प्रज्ञा तिलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से हो जाएगा, ख विकल्प से जाएगा, यानी कि आशुगु की रचना है चंदन वाला रास। अगले देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों आशुगु कवि द्वारा रचित इस लघु खंड काव्य में कितने छंद है, यानी कि चंदन वाला रास में। ठीक है, चंदन वाला रास की यहाँ पे बात की गई है, इसमें कुल, ठीक है, कितने छंद हैं। ठीक है, और ये इस चंदन वाला रास क्या है, ये लघु खंड काव्य इसको कहा गया है। तो आपके विकल्प थे 25, 35, 45 या 55। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से जाएगा, ख विकल्प से जाएगा यहाँ पे भी, यानी कि 35 छंद हैं। ठीक है, और ये लघु खंड काव्य है चंदन वाला रास। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा फागु किस तरह का काव्य होता है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से, फागु किस तरह का काव्य होता है। अब आपको मैं विकल्प देता हूँ। ठीक है, बसंत ऋतु का काव्य होता है, वर्षा ऋतु का काव्य, आषाढ़ ऋतु का काव्य, ठीक है, या आषाढ़ मास का काव्य, या शरद ऋतु का काव्य। इस तरह से आपके ये विकल्प हैं। तो जो फागु होता है, ठीक है, ये बसंत ऋतु का काव्य होता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय। तो आपके यहाँ पे विकल्प थे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि और चौरंगीनाथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या विकल्प से जाना चाहिए, ख विकल्प से जाना चाहिए, यानी कि मत्स्येंद्रनाथ की रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है
कश्मीरी पंडित अभिनव गुप्त ने, ठीक है, अपने तंत्रलोक में, ठीक है, तंत्रलोक ग्रंथ है उनका, किस नाथ कवि की वंदना की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके विकल्प थे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि, नागार्जुन। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? यानी कि ख, मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की गई है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा कि रास का कितनी मात्रा का छंद था, ठीक है। आपको पता है कि रास शब्द की व्युत्पत्ति जो वो सर्वसम्मति से रासक छंद से मानी गई, यानी कि रासक शब्द से मानी गई। रासक क्या था? अपभ्रंश का छंद था, ठीक है। तो इस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प रखता हूँ आपको, 19, 29, 39 या 40, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प से जाएगा? ख विकल्प से जाएगा, यानी कि 29 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? ठीक है, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? आपके विकल्प थे बिसल रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और पृथ्वीराय रासो, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है? बिसल रासो में मिलता है, ठीक है। और किस मास से आरंभ होता है? कार्तिक मास से, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी बनता है। आपके विकल्प तो हो गए हमारे। अब हमारा प्रश्न है अगला, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपके विकल्प हैं, चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति या दलपति विजय। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से हो जाना चाहिए? ख विकल्प से हो जाना चाहिए, यानी कि जयानक का ये रचना है, ठीक है। और इसी ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने क्या किया था? अप्रामाणिक घोषित किया था, ऐतिहासिकता की दृष्टि से, ठीक है। किस ग्रंथ में अलाउद्दीन नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बनता है, ठीक है ना, छपेगा जरूरी है। किस ग्रंथ में अलाउद्दीन नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है? आप देख लीजिए प्रश्न को, मैं विकल्प रखता हूँ आपके। ये आपके विकल्प हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या प्राकृत पैंगलम। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से जाना चाहिए? ख विकल्प, यानी कि परमाल रासो में अलाउद्दीन की कथाएं हैं, वीरता फर्क है, ठीक है। अगला देखते हैं हम दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ये आपके विकल्प हैं, शिव सिंह, कीर्ति सिंह, हरि मिश्र या बलभद्र मिश्रा, ठीक है। तो विद्यापति के जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों हरि मिश्र, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? पूछा जा सकता है दोस्तों, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? आपके विकल्प है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहरम खान, ठीक है, बहरम खान एक ही बात है, अब्दुल या फिर अब्दुल हसन या अबुल हसन, ठीक है। तो ये 4 आपके विकल्प हैं। तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए? क विकल्प से जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का हिंदी का पहला ग्रंथ है, ठीक है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ठीक है। वीर काव्य परंपरा का हिंदी का पहला ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिसल रासो भी है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है और चौथा विकल्प आपका खुमान रासो है दोस्तों, ठीक है। ये 4 आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का हिंदी का पहला ग्रंथ बिसल रासो को माना है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? ठीक है, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? आपके विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। तो क्या विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए? यहाँ पे ख विकल्प से जाएगा, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि भी ने माना है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने कहा? ठीक है, पंचदेवोपासक किसने कहा? आपके विकल्प है प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विदुशेखर शास्त्री। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? ख विकल्प सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था इनको पंचदेवोपासक, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यापति की उपाधियों में शामिल नहीं है या विद्यापति के अन्य नाम भी थे, ठीक है, जो विद्वानों ने दिए थे, ठीक है। तो ये 4-5 आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी उपाधि नहीं थी? वैसे एक बात मैं आपके लिए बता दूं, तो विद्यापति को 16 उपाधियां मिली थी, ठीक है, 16 नाम उनके प्रचलित हैं, ठीक है। तो ये 2-4 आपके विकल्प यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। अभिनव जयदेव को कहा जाता था, कवि शेखर कहा जाता था, खेलन कवि कहा जाता था, अभिमान मेरु कहा जाता था, मैथिल कोकिल कहा जाता था। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो वो शामिल नहीं है, यानी कि एक उपाधि नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। तो इनको अभिमान मेरु नहीं कहा जाता, ठीक है। अभिमान मेरु किसने कहा था स्वयं को? पुष्पदंत ने कहा था। बाकी ये इनकी उपाधियां हैं और विद्यापति को 16 उपाधियां मिली थी।
ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू बोले दुरही निगार, छोटू तुर्का भब की मार, पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों और पूछी जाती भी हैं। ठीक है, तो आपके विकल्प थे विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या असायत। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से जाएगा? क विकल्प से जाएगा, यानी कि विद्यापति की ये पंक्तियाँ हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ये तो आसान सा प्रश्न है और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आसान सा प्रश्न नहीं। ठीक है, खड़ी बोली के पहले या आदि कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली के पहले या आदि कवि किसे माना जाता है? आपके विकल्प थे विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या पुष्पदंत। ठीक है, और स्वयं भू भी है। ठीक है, तो किसको माना जाता है ये आप बताएं मुझे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या विकल्प से जाएगा? ख विकल्प से जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हर बार परीक्षा में सिर्फ आसान ही प्रश्न बनते हैं, परंतु आसान नहीं होते हैं। कुछ एक प्रश्न आसान के साथ साथ कठिन भी होते हैं। ठीक है, आपका परीक्षण हो रहा है वो। तो यहाँ पे आपके विकल्प हैं 11, 12, 13 या 14। तो 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश में कितनी प्रकार के बंध पाए जाते हैं? ठीक है, अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो आपके यहाँ पे विकल्प से 2, 3, 4 या 5 दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प से जाना चाहिए? ख विकल्प से जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। बंध यानी कि छंद भी इनको कह सकते हैं। दोहा, ठीक है, दोहा बंध। ठीक है, उसके बाद पधड़िया। ठीक है, उसके बाद गए मुक्तक। ठीक है, गए पदबंध सूरी। ठीक है, इस तरह के 3 बंध पाए जाते हैं अपभ्रंश में। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलै, तब आंतरी बसे भंडारा, पंक्तियाँ किसकी? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दोस्तों आपकी ये। ठीक है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हैं। ठीक है, और आप अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि वहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके विकल्प थे सरहप्पा, गोरखनाथ, सवरप्पा या मत्स्येंद्रनाथ है। तो ये किसकी पंक्तियाँ दोस्तों? गोरखनाथ की हैं। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। 2500 प्रश्नों की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, वो 2500 प्रश्नों की सीरीज़ जब भी वीडियो पढ़े, वैसे तो हर दिन वीडियो डलती है। ठीक है, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको पढ़ लें और खुद का मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें शेयर भी करनी चाहिए, हमारा भला हो रहा है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का या अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? आपके विकल्प थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त दोस्तों। ठीक है, तो अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है? ठीक है, प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, बांग्ला भाषा का प्रथम कवि आपके विकल्प थे प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर विनीतोष भट्टाचार्य और विधु शेखर शास्त्री। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प से जाएगा दोस्तों? यानी कि ग विकल्प से जाएगा, यानी कि डॉक्टर विनीतोष भट्टाचार्य ने माना है। ठीक है, बांग्ला भाषा का पहला कवि इनको। ठीक है, और सरहप्पा की भाषा को 1000 वर्ष पुरानी भाषा किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। ठीक है, ये हम देख आए हैं पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है? ठीक है, आरंभिक रूप को अवहट कहा है। आपके विकल्प थे भोला शंकर व्यास, ठीक है, राम कुमार वर्मा, स्वयंभू और पुष्पदंत। तो किसने कहा है? ये कहा था आपके भाषा विज्ञानी आचार्य हुए हैं डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? ठीक है, दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? ठीक है, और आपको पता है कि जो दोहा है, ठीक है, उसका सर्वप्रथम प्रयोगता या प्रयोग किसने किया था? जोइंदू ने किया था। ठीक है, परमात्मा प्रकाश में। अगला देखते हैं। अगला तो हम देख ही रहे हैं, इसके विकल्प आपको मैं देता हूँ। ठीक है, गोरखनाथ ने, ठीक है, अपनी रचनाओं में किया, या सरहप्पाद ने किया, नागार्जुन ने किया। ठीक है, ये नागार्जुन कौन है? सिद्ध हैं। ठीक है, सवरप्पा ने किया। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प है दोस्तों, वो
हो जाएगा आपका सही ख, यानी कि सरहप्पा ने किया था। ठीक है, दोहा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला देखते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है ढोला मारूरदुहा के नायक हैं। ठीक है, ढोला मारूरदुहा के नायक हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं, ढोला, राजकुमार, रतनसेन या मोहन। यहाँ पे आपका क्या विकल्प हो जाएगा, क विकल्प हो जाएगा, यानी कि ढोला। ठीक है, ढोला इस ढोला मारूरदुहा जो ये ग्रंथ इसके नायक हैं, और मारवणी, ठीक है, मारवणी इसकी नायिका है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही माना जा सकता है। ठीक है, कथन किसका है पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न बनते थे। ठीक है, और कन्फ्यूजन होती, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न रखा है। मैं आपको समझा भी देता हूँ साथ साथ। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही माना जा सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे विकल्प में जॉर्ज ग्रेसन का कथन है ये, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाएगा, ख विकल्प से हो जाएगा, इनके मिश्र बंधुओं का ये कथन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को तथा उनका जो पृथ्वीराज रासो है उसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना जा सकता है। ठीक है, तो ये उस तरह का कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, परंतु यहाँ पे महाकवि से संबंधित कथन था ये मिश्र बंधुओं का। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे ये प्रश्न खत्म होते हैं। ठीक है, यहीं पे, और कल हम भक्ति काल से देखेंगे। ठीक है, भक्ति काल पे अब कल से 50 प्रश्न आपको इसी समय मिलते रहेंगे। इसी समय 2-2:30 बजे के बीच आपको ये वीडियो मिल जाती है। ठीक है, तो आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए। अगर चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।